अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज ऑफ कोर्स मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत इजी लगेगा आपको अगर आप देखोगे कंपेयर टू प्लांट। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? चलो लाइन बाय लाइन जाते हैं। As you have read earlier, oxygen is utilized by organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid। अब देखो हमने कौन से चैप्टर्स पढ़े थे? प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ लिया, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जो स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो बनता है वो ऑक्सीडाइज कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेस्पिरेशन से ही हमको बॉडी को O2 मिलेगा। ठीक है, तो O2 कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो पता चला था। और CO2 को हमको आउट भी करना होता है। चलो हम देखें आगे। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटालिटिक रिएक्शंस। होता क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? होता क्या है? O2 इन और CO2 आउट। सबको पता है इतना। CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल। क्लियर? इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन हमको हमारी बॉडी को कंटिन्यूस प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है हम ऑक्सीजन के बिना 4 मिनट भी हमारा ब्रेन जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो हमको कंटिन्यूस चाहिए होता है ऑक्सीजन। CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट। अब जो हमारे अंदर सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होते रहते हैं उसमें CO2 बनता है, हमने देख लिया था। वो रिमूव भी होना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में वो टॉक्सिसिटी फैला लेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विथ CO2, ये एक्सचेंज हो रहा है, O2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये एक्सचेंज हुआ। तो चैप्टर का नाम समझ आया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है कि O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है। हम एक हाथ लेते एक हाथ देते, ऐसा एक्सचेंज बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग। और उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर? चैप्टर का नाम क्लियर हो जाना चाहिए अब। ठीक है, Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. Of course, आप अपने चेस्ट पे हाथ रखो तो आपको पता है कि चेस्ट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। तो हमको पता चल रहा है कि ये क्या है। हम बोलते हैं ना ये सांस ले रहे हैं हम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? अब ये सोचने वाली बात है कि वो प्रोसेस क्या है जिससे हम ब्रीथ कर रहे हैं, कौन से ऑर्गन्स उसमें हेल्प कर रही है, सब सोचने वाली बात है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, क्या है कि ब्रीथिंग हो कैसे रही है बॉडी में और उसमें कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्लियर? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following section of chapter। अब हम देखेंगे डिटेल में। पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ह्यूमन का नहीं देखेंगे, पहले इस पैरा में हम लोअर एनिमल्स में देखेंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे कहाँ पे? ह्यूमन बींग्स पे। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending on mainly on their habitat and levels of organization। आपको अब पहले बैक जाओ, हमने 3rd 4th चैप्टर में ये सब डिटेल में। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, सबको याद आया? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो उस पर डिपेंड होता है मेनली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑफकोर्स इसके पास ऑर्गन ही नहीं होगा तो वो कैसे ब्रीथ करेंगे, तो उस पर डिपेंड है कि वो ब्रीथिंग कैसे करेंगे, उनके पास कौन से टिश्यूज़ है, कौन से ऑर्गन्स है। क्लियर? लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, colentrates, platform etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over the entire body surface। अब देखो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं ना, उनकी पूरी बॉडी होती है ना, उनकी बॉडी क्या सिंपल डिफ्यूज़न कर लेगी। ठीक है, उनके पास स्पेशलाइज कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं है, उनकी बॉडी से ही क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी सरफेस से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़न हो जाएगा। कहीं से भी O2 और CO2 पास हो सकता है। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे?
बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन हो गया। किसमें किसकी बात की हमने, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। अर्थवॉर्म के पास क्या है, क्यूटिकल, और इंसेक्ट्स के पास क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। अब आपको पता है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ट्रैकिया। देखने वाले हम डिटेल में अभी ह्यूमन बींग्स का, तो ठीक है। इंसेक्ट के पास भी क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकियल ट्यूब्स। क्लियर है सबको इतना। स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आया, सबको पता है गिल्स, गिल्स कौन यूज़ करता है, याद करो, मैंने आपको पहले बताया है गिल्स का, तो आपको याद होना चाहिए। आपने अगर एनिमल किंगडम डिटेल में पढ़ा है तो ये याद होना चाहिए, याद करो। फिशेस में था गिल्स, ठीक है। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स में भी कौन से आर्थ्रोपोड्स, जो एक्वाटिक है, जो पानी में रह रहे हैं, ठीक है। मस्कुलस फेयर एज वेस्कुलराइज बैग्स कॉल्ड एज लंग्स। अब देखो जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, लंग्स, उसमें मस्कल्स में क्या है, लंग्स है, ठीक है। और जो रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है उस रेस्पायरेशन को हम बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। जो लंग्स के थ्रू हो रहा है, लंग्स का दूसरा नाम है पल्मो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ठीक है। फिशेस यूज गिल्स वेयर एज एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। मैमल्स में कौन, ह्यूमन बींग्स पे आ जाते हैं, तो हमारे पास तो है ना लंग्स, और कौन कौन लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है। और वो रेस्पायरेशन को जो लंग्स के थ्रू हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अब फ्रॉग को देखा होगा, ठीक है, फ्रॉग किससे, अभी फ्रॉग वाला तो हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर में डिटेल में उसका पूरा पढ़ा था फ्रॉग का तो सब कुछ, ठीक है। जो स्किन से रेस्पायर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अब इसमें आपको 3 रेस्पायरेशन पैराग्राफ में याद रखनी है, कौन से, जो गिल्स के थ्रू हो रही है ब्रैंकियल, ठीक है, जो लंग्स के थ्रू हो रही है पल्मोनरी, जो स्किन के थ्रू हो रही है क्यूटेनियस, ठीक है। सारे याद रखना, ये तीनों लिख लो, नहीं तो यहाँ पे स्पेस होती है ना एनसीईआरटी में, लिख लेने का वहाँ पे, तो आपको पता चल जाए कि ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है पैरा में, ठीक है। चलो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lip. स्टार्ट कहाँ से होगा ह्यूमन रेस्पिरेशन, आप सांस लेना कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, तो अपने नोज से। जो नोज की ओपनिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्लियर। तो हमारे पास कितनी है, पेयर है, 2 है आपके नोज में ओपनिंग, ठीक है। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. अपर लिप्स है आपके, लिप्स है, ठीक है। अपर लिप्स के ऊपर ही क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, सबको पता है, बेसिक है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। अब देखो वो जो नॉस्ट्रिल्स है वो कहाँ जाएगी, अंदर अंदर, कहाँ पे खुलेगी, नेजल चैम्बर में, ठीक है। देखो पहले होगा ऐसे नोज, ठीक है, उसके अंदर अंदर जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर फिर नेजल चैम्बर में खुलेगी वो, यहाँ से समझो एयर लेके जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ खुलेगी, नेजल चैम्बर में। फिर नेजल चैम्बर से ही कंटिन्यू होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है तो पढ़ते हैं, चलो। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। ये नेजल चैम्बर है, वो कहाँ ओपन हुआ, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है वो समझते। अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स में क्या है, फूड भी पास हो सकता है, एयर भी पास हो सकता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट के लिए कि वो कौन सा ट्यूब है जिसमें से फूड भी पास हो सकता है और एयर भी, तो फेरिंग्स आपको याद होना चाहिए। अब फेरिंग्स से नीचे, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। और फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। चलो मैं थोड़ा सा फिर से आपको, है ना यहाँ पे डायग्राम, चलो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये लैरिंग्स पे हम पहुँचे, इसके ऊपर क्या क्या था, फेरिंग्स था। फेरिंग्स के ऊपर क्या, अभी उल्टा, मैंने पहले आपको नोज़ समझाया, अब मैं थोड़ा उल्टा जा रही हूँ। लैरिंग्स के ऊपर क्या,
फेरिंग्स, फेरिंग्स के ऊपर क्या, नेजल चैम्बर, उससे ऊपर क्या होगा, नॉस्ट्रिल्स। क्लियर है सबको इतना। लैरिंग्स के नीचे आएगा ट्रैकिया, दिख रहा है ट्रैकिया कितना लंबा है। क्लियर है सबको इतना। फर्स्ट क्या आया, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। सेकंड क्या आया, नेजल चैम्बर। थर्ड क्या आया, फेरिंग्स, ठीक है। फोर्थ क्या आया, लैरिंग्स, ठीक है। फिफ्थ क्या आया, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया तक सबको क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हो तो आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलो लैरिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। जो हम बोलते हैं, ऑफकोर्स सबको पता है गले से बोलते हैं, ठीक है। हम तो कैसे बोलते हैं, तो लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है, साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। तो हमने उसका नाम दे दिया है क्या, साउंड बॉक्स। क्लियर। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। अब ये सोचने वाली बात है, ऑफकोर्स लैरिंग्स हमेशा खुला रहेगा और फेरिंग्स तो किसका, फूड का भी और एयर का भी पाथवे है, ठीक है, दोनों उसमें से जा सकते हैं। जब हम खाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, फेरिंग्स में से लैरिंग्स में चला जाएगा खाना, ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो वो एयर ब्लॉक कर देगा, ऑफकोर्स हमको सांस ही नहीं आएगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ग्लॉटिस। क्या है, ग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस होता है यहाँ पे जैसे लैरिंग्स के ऊपर, जब खाना पास होगा तो ग्लॉटिस कवर हो जाएगा किसके साथ, एपीग्लॉटिस के साथ, ठीक है। एक कवर समझ लो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपीग्लॉटिस। वो क्या काम करेगा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। फूड वो लैरिंग्स में नहीं जाने देगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देगा। क्लियर है सबको इतना। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। मैंने आपको डायग्राम में देखा है कि ट्रैकिया कितना लंबा है, सीधा वो नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया आया, ठीक है। अब ट्रैकिया ऐसे है लंबा, ठीक है। अब क्या होगा आगे, इंपॉर्टेंट है देखना, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रा क्या होती है सबको पता है, पीछे हमारे बैक में वर्टिब्रल कॉलन, जो हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलन। उसमें डिफरेंट नंबर में क्या होती है, वर्टिब्रा होती है। पहले ऊपर होगी सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर क्या आती है, थोरेसिक आती है, फिर आती है लंबर, ठीक है। अगर आपने लोकोमोटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, पीछे रीढ़ की हड्डी में फिफ्थ पे थोरेसिक वर्टिब्रा में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उस लेवल पे ये पोजीशन दिखाइए कि यहाँ पे डिवाइड होता है ट्रैकिया, ठीक है। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किस में डिवाइड होगा, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब ये क्या है, ट्रैकिया, ये डिवाइड किस में हुआ, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई, उसको क्या बोलेंगे, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर है सबको, राइट और लेफ्ट तक प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेटिव डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी। अब जो ये ट्रैकिया है, ये इसमें क्या बनी, प्राइमरी ब्रोंकाई, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर दी जाएंगी, छोटी छोटी ऐसे और बनाती जाएंगी, ऐसे आगे आगे जब तक और बनाती जाएंगी। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। जो लास्ट में होगी सबसे एंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड ब्रोंकियल्स एंडिंग अब इन अ वेरी थिन टर्मिनल, जो लास्ट में एकदम पतली सी होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियल्स। तो एंड पे आ गई इसलिए हमने क्या बोला, टर्मिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, एंड, ठीक है। Each terminal bronchioles give rise to number of a very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli। यहाँ तक सब समझ गए, ये प्राइमरी ब्रोंकियल्स, फिर ये आगे जाके ऐसे ऐसे डिवाइड होती जाएंगी, उसको हम प्राइमरी सेकेंडरी क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल्स। जो लास्ट में होगी, जैसे ये लास्ट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, एंड में, ठीक है। चलो मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, दिख रहा है सबको। ये पहले ये ट्रैकिया है, लेफ्ट और राइट में जा रहा है, ठीक है, सॉरी राइट और लेफ्ट में जा रहा है। अब देखो ये देखो इम्पॉर्टेंट है, ये पहले सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी फिर ऐसे से
टर्शियरी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये दिख रही है एक बैग लग, छोटे छोटे बैग लग रहे, ठीक है, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या है, मैंने बोला बैग लाइक है, ठीक है। अब ये होता क्या है वो देखेंगे हम। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। अब लंग के अंदर ही क्या होता है, ये जो अंदर है इसके ऊपर है ही क्या, ये सब किसके अंदर है, लंग्स के अंदर। ट्रैकिया ब्रोंकाई बने वो अंदर किसके जा रहे हैं, लंग्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी क्लियर हुआ होगा थोड़ा कि है क्या, ठीक है। अब लंग्स के बारे में पढ़ते हैं हम, है क्या लंग्स। वी हैव 2 lungs which are covered by a double layered pleura, ठीक है। चलो ये दिख रही है सबको, लंग्स दिख रहा है सबको, ठीक है। लंग्स के बाद आप देख सकते हो ये येलो कलर की लाइनिंग दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, 2 लेयर दिख रहे हैं सबको, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, जो कवरिंग है उसकी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरा। लिख लो आप कहीं पे, ठीक है। अब ये जो 2 लेयर ये दिख रही है येलो वाली, ठीक है। अब उसके बीच में फ्लूइड होता है, क्यों, बिकॉज वो 2 लेयर टच नहीं करे, ठीक है। उसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड, समझे। पहले लंग्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है जी, ये समझो इमेजिनरी ये लंग्स है, इसकी 2 लेयर्स है, ठीक है, क्लियर है, ये 2 लेयर्स है, ठीक है। इमेजिन करो लंग्स है, ठीक है। अब ये 2 लेयर्स के बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड। अब ये काम क्या करता है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, इन दोनों का फ्रिक्शन नहीं होने देगा। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो ये आउट वाली, जो ये एक आउट है और ये है इन वाली, ठीक है। जो आउटर वाली है वो किसके क्लोज कॉन्टेक्ट में है, विथ थोरेसिक लाइनिंग। अब आप बोलोगे थोरेक्स क्या होता है, सबको पता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब जो ऊपर का पार्ट होगा ना, जहाँ पे लंग्स होंगे, हार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे थोरेक्स। जो नीचे का पार्ट होगा जहाँ पे इंटेस्टाइन होता है, सबको पता है, ठीक है, लिवर होता है, सबको पता है, किडनी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्डोमन। क्लियर, चलो समझ गए। जो आउटर वाला पार्ट है वो थोरेक्सिक लाइनिंग यानी थोरेक्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग की सरफेस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। क्लियर है सबको, बहुत ईजी है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब देखो हमने कहाँ तक देखा, हमने पूरा देखा, पहले नोज देखा, फिर नेजल चैम्बर देखा, फिर क्या देखा हमने, फेरिंग्स देखा, लैरिंग्स देखा, ट्रैकिया देखा, उसके बाद ब्रोंकियोल्स देखे, ठीक है। अब जहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियो तक हमने पढ़ा वो सबको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें कंडक्टिव, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मतलब सॉरी एक्सचेंज, सिर्फ खाली हवा आ रही है, हवा जा रही है, वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और हमने देखा था एल्वियोलाई, वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। मेन वहाँ पे क्या होगा, मेन वहाँ पे जो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट सेट होते हैं, ये सब सेट होते हैं, वहाँ पे मेन O2 और CO2 का बॉडी में से आएगा और जाएगा मेन वहाँ पे। और वो तो खाली पाइप के जैसे काम कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ पाइप के जैसे काम कर रहे हैं। मेन काम कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में। जो एक्सचेंज वाला पार्ट है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई में। क्लियर है सबको इतना। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फियर एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। अब जो कंडक्टिंग पार्ट क्या है, जो कंडक्टिव पार्ट है टर्मिनल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है, वो सिर्फ पाइप के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो, जैसे किसी हवा में कुछ हमको आ जाता है, डस्ट वगैरह आ जाता है, वो उसको क्लीन कर देता है, ठीक है। ह्यूमिडिफाइड, बहुत ड्राई एयर हो तो उसको ह्यूमिडिफाइड कर देता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लगता है। फिर मेन काम तो कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। जो काम एल्वियोलाई में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। और जो ये पाइप्स जैसे बोल रही हो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मेन एक्सचेंज पार्ट पे ही क्या होगा, एक्चुअल डिफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। क्लियर है सबको इतना। The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। अब मैंने बोला thoracic chamber आपको दिखा दिया, ठीक है। thorax मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बताया ना, ये मैंने
ये थोरैक्सिक चैम्बर, ठीक है, इमेजिन कर लो ये थोरैक्स है, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे थोरैक्सिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली। अब तो ये थोरैक्सिक चैम्बर बनता कैसे, सबको पता है हमारे आगे लंग से, और पीछे क्या होगा, डोर्सली का मतलब क्या होता है पीछे, बाय वर्टिबल कॉलम। इसके पीछे क्या होगा, ऐसे वर्टिबल कॉलम होगी, पूरी ऐसे बनी हुई होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो डोर्सली क्या आया, थोरैक्सिक चैम्बर के वर्टिबल कॉलम। वेंट्रली आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ होगा, जो आप हाथ लगाओगे, आपको सेंटर में हाथ लगाओगे तो आपको एक बोन फील होगा। आप चेस्ट पे अपने सेंटर पे हाथ लगाओ तो एक बोन फील होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और लेटरल ऐसे साइड से, लेटरल यानी साइड, डॉर्जल यानी पीछे, वेंट्रल यानी आगे, लेटरल यानी साइड। ऐसे यार साइड से क्या होती है, रिब्स, सबको पता है रिब्स होती है, रिब केज होता है, ठीक है, ऐसे रिब्स होगी, ठीक है, समझ गए। और ये तो हमने आगे पीछे ये देख लिया। अब नीचे से क्या होता है, डायफ्राम, सबको पता है डायफ्राम क्या होता है, जो एब्डोमन को थोरैसिक चैम्बर से डिवाइड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है वो, डायफ्राम। आगे तो हमको डिटेल में डायफ्राम भी पढ़ना है, ठीक है। तो समझ गया कि ये कैसे थोरैसिक चैम्बर बना है। आजू बाजू से इसके पास क्या है, रिब्स है, पीछे से वर्टिबल कॉलम है, आगे से स्टर्नम है, क्लियर, नीचे से डायफ्राम है, ठीक है। The anatomically setup of lungs in thorax is such a way that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity, ठीक है। अब देखो ये ऐसा सेटअप किया हुआ है ना कि क्लियरली हमको देखने से भी पता चल जाए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो ये पहले आप पता देना कि अच्छी तरह आपको इंट्रोडक्शन आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ये फिनिश ही कर देंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।